गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास का हेलीकॉप्टर शॉट। हमने लास्ट क्लास में कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को डिस्कस किया था। कॉस्ट शीट, ये कॉस्ट शीट एक तरह से कॉस्ट स्टेटमेंट है जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करता है। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को, उसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेज की कॉस्ट को, इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट को। इन तीनों के एग्रीगेट को, इन तीनों की टोटल को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। उसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को, उससे हमें मिलती है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, तो हमें मिल जाती है फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, ऐड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ऐड करते हैं पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी। उसमें से हम लेस करते हैं सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप या रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप या रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट, उसको हम लेस करते हैं। उससे हमें मिलती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, हमें मिल जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट। उसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, उसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसमें मार्केटिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इन दोनों को हम उसमें ऐड करते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाती है टोटल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर हम क्वेश्चन में सेल्स लिख रखी है तो आप सेल्स में लिखो, इससे हमें बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें हमें ऐड करना है परचेज को, हमें उसमें ऐड करना है एनी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज को, उसमें से लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को, उसमें से लेस करना है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल को। तो हमें क्या मिल जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिल जाएगा। उसके बाद में मैंने आपको एक और बताया था पैकिंग कॉस्ट के बारे में कि पैकिंग कॉस्ट जो होती है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट और सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को हम फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड करते हैं। सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट इज पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है कि पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी है या सेकेंडरी है, देन वी एज्यूम दैट इट इज प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्टॉक तीन टाइप का होता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक, डब्ल्यूआईपी स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक और डब्ल्यूआईपी का स्टॉक अगर दे रखा है तो उसका वैल्यूएशन आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। बट हो सकता है कि फिनिश गुड्स का स्टॉक दे रखा है बट उसकी क्वांटिटी दे रखी है, हमें उसका वैल्यूएशन नहीं दे रखा। ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक का वैल्यूएशन तो दे रखा होगा बट हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो उसको कैलकुलेट करने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट, इससे हम उसका वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दो तरह के होते हैं, एक होता है रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, एक होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है तो हम उसको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड करेंगे, बट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल है तो हम उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद लिखेंगे, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के साथ में लिखेंगे। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ठीक है। फिर हमने एक एग्जाम्पल भी लिखा था, एक एग्जाम्पल मैंने आपको घर पे भी दिया था। तो सबसे पहले तो जो एग्जाम्पल हमने घर पे दिया था हम सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपने उसका क्या आंसर कैलकुलेट किया और उसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग फटाफट से अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ में मैच करना स्टार्ट कर दीजिए और हम बनाते हैं जो होमवर्क जो मैंने आपको दिया था उसकी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को। कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को कैलकुलेट करते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच इज 70,000। ये हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 70,000 प्लस हमें परचेज दे रखी है 10 लाख रुपीज, 10 लाख। इसमें हम फ्रेट इनवर्ड को ऐड करेंगे, फ्रेट इनवर्ड को हम इसमें ऐड करेंगे 50,000 और फिर हम इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 85,000। और अगर
मटेरियल का स्क्रैप है, मटेरियल का स्क्रैप है तो उसको भी हम माइनस करेंगे। यहाँ स्क्रैप तो है बट ये नहीं दे रखा है कि ये मटेरियल का स्क्रैप है। अगर मटेरियल का स्क्रैप नहीं दे रखा है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली तो हम ये मानते हैं कि ये मटेरियल का स्क्रैप नहीं है और हमें इसको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में माइनस करना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका आएगा 10,35,000। इट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इट इज 10,35,000। इसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेज को और हमें यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेज दे रखी है 5 लाख और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखे हमें 2 लाख। तो 5 लाख डायरेक्ट वेजेज को हम इसमें ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 लाख रुपीज उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे और इन तीनों से हमें क्या मिलेगी, इन तीनों से हमें मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट विच इज 17,35,000। प्राइम कॉस्ट 17,35,000, राइट। इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हमें यहां दे रखे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं 3 लाख रुपीज। इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे 3 लाख को, तो हमें इससे मिल जाएगी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिलेगी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का दे रखा है 1,20,000। 1 लाख ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, 1,25,000 क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस और इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिल जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। 20,35,000 में से माइनस करेंगे, प्लस करेंगे 1 लाख, माइनस करेंगे 125, इट इज 20,10,000 फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। यहाँ क्वेश्चन में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड दे रखे हैं 1 लाख और हमें इस क्वेश्चन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी दे रखी है 1,25,000। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन 1 लाख, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे विच इज 1,25,000। फिर हमें क्वेश्चन में क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी दे रखी है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट एंड इट इज 50,000। 50,000 को भी हम ऐड करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी। पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी हमें दे रखी है 20,000, तो इसमें पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी को ऐड करेंगे। पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी इट इज 20,000। हम इसमें से लेस करेंगे रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप। मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बट आपको पूरा लिखना है, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप इट इज 30,000। हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20,10,000 प्लस करेंगे 1 लाख, प्लस करेंगे 125, प्लस करेंगे 50,000, प्लस करेंगे 20,000, माइनस करेंगे 30,000, इट इज 22,75,000। इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे जिसका वैल्यूशन में दे रखा है 90,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है 65,000। 90,000 को हम ऐड करेंगे और 65,000 को हम लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू हमें मिल जाएगी 22,75,000 में 90,000 ऐड करेंगे, 65,000 लेस करेंगे, इट इज़ 23 लाख। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमें दे रखे हैं वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल इज 50,000, 50,000 को ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, आप ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो हमें दे रखे हैं यहाँ पर 2 लाख और 1,50,000। 2 लाख सेलिंग ओवरहेड एंड 1 लाख डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये हमें क्या मिलेगी, ये हमें मिलेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स 23 लाख में ऐड करेंगे 50,000,
प्लस ऐड करेंगे 2 लाख प्लस ऐड करेंगे 1 लाख, इट इज 26,50,000, 26,50,000। देन उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स को और हमें डिफरेंस में क्या मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस। हमारी सेल्स कितनी है, हमारी सेल्स यहाँ पर दे रखी है 30 लाख, हमारी सेल्स हमें दे रखी है 30 लाख, तो हमें इसमें प्रॉफिट मिलेगा 3,50,000 का। बिल्कुल आप लोगों के भी इतना ही आंसर आया होगा, ठीक है। तो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को एक्सप्लेन करने के लिए पूरा फॉर्मेट आपको पता चल जाए कि कहाँ पर क्या लिखना है। मैंने इस टाइप का एग्जाम्पल बनाया था तो कि आपको स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक ये पता चल जाए कि हमें कौन सा कहाँ पर कंपोनेंट को लिखना है और कौन सी कैलकुलेशन के बाद में हमें क्या कैलकुलेशन को इसको लिखना है। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट आती है, फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आती है, फिर फैक्ट्री कॉस्ट आती है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और उसके बाद में कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स जिसको हम टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं, करेक्ट। तो ये हमारी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट को करने के लिए, इस फॉर्मेट को समझने के लिए आपने इस एग्जाम्पल को किया होगा। अब मैं आपको एक दो और एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। अब आप लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1, आज का एग्जाम्पल नंबर 1। मान लेते हैं हमें दे रखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल्स टू ₹10 लाख, डायरेक्ट वेजेज ₹5 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल्स टू 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इक्वल्स टू 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 10,000। यूनिट्स सोल्ड 8,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹300। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इक्वल टू ₹20 पर यूनिट सोल्ड। प्रिपेयर कॉस्ट शीट। आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम सॉल्व। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं लिखा है तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर उसके बाद में हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट शीट सबसे पहले हम लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। देखो यहां पर रॉ मटेरियल का स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग कुछ दे नहीं रखा है। WIP का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कुछ दिया हुआ नहीं है, नहीं दे रखा है मतलब नहीं है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है 10 लाख रुपीज, तो हम इसको तो यहां पर डायरेक्टली लिख लेते हैं 10 लाख रुपीज, राइट। फिर हमें यहां लिखना है डायरेक्ट वेजेज को,
और डायरेक्ट वेजेज का अमाउंट भी डायरेक्टली हमें दे रखा है 5 लाख रुपीज। तो इन दोनों को ऐड करने से, अच्छा यहां पर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, अगर नहीं है तो मतलब नहीं है, तो यहां पर हमें मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट की वैल्यू। प्राइम कॉस्ट इक्वल्स टू ₹15 लाख। हम इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में हमें ये दे रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल्स टू 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। देखिए ये ले चुके हैं हम, ये ले चुके हैं। फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का 20%। तो हमने प्राइम कॉस्ट कितनी कैलकुलेट की? 15 लाख। हमने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट की 15 लाख, उसका 20% होता है 3 लाख। 3 लाख इज फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने के बाद क्या आता है? फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने के बाद आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को। बट इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अब आपको यहाँ ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख दीजिए फैक्ट्री कॉस्ट। अगर ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP स्टॉक दे ही नहीं रखा है तो जो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है वो ही फैक्ट्री कॉस्ट है, तो इसीलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 18 लाख। हम इसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब मैंने आपको बताया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड और एक जनरल। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो यहां पर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है या जनरल है, तो हम इसको क्या मानेंगे? हम इसको मानेंगे इट इज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड इट्स अमाउंट इज 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का 10% है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है? फैक्ट्री कॉस्ट है 18 लाख, इसका 10% होता है 1,80,000। तो हमें क्या मिलेगी? हमें मिलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिल जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और वो मिलेगी 19,80,000। 19,80,000 हमें क्या मिल गई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गई। इसमें हम ऐड करेंगे, अच्छा यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है ही नहीं, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है ही नहीं, पैकिंग मटेरियल नहीं है, है ना, और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप भी नहीं है, तो कुछ है ही नहीं। तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गई। राइट, समझे? अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने लिखा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बाद में और भी यहाँ पर कुछ एड लेस होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, कुछ भी नहीं है, नहीं है, तो आपने सीधा लिख दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स जो कि नहीं है, तो ये भी वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, बट क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स है। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स हमें दे रखा है। कैसे दे रखा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमें दे रखा है प्रोडक्शन की यूनिट। प्रोडक्शन की यूनिट कितनी है? प्रोडक्शन की यूनिट है 10,000। उसमें से हमने कितनी यूनिट सेल कर दी? 8,000। हमने प्रोडक्शन की 10,000 यूनिट, बेची 8,000 यूनिट, ओपनिंग स्टॉक कुछ है नहीं और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में दिया हुआ नहीं है, बट क्लोजिंग स्टॉक तो होगा। कैसे? 10,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस की, 8,000 यूनिट उसमें से हमने सेल की, इट मीन्स 2,000 यूनिट इज फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक। 2,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, और यहाँ पर 2,000 यूनिट तो हमें पता चल गई, बट वैल्यूएशन नहीं दे रखा है। तो क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन करना पड़ेगा। वैल्यूएशन कैसे करेंगे? हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 19,80,000। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 19,80,000, और हमने कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया? हमने 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया। 10,000 यूनिट का हमने प्रोडक्शन किया, उसमें से 8,000 यूनिट हमने बेच दी, सेल कर दी, रिमेनिंग 2,000 यूनिट इज इन स्टॉक। हमें उस 2,000 स्टॉक की यूनिट का वैल्यूएशन करना है, तो कैसे करेंगे? 19,80,000 इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई बाय फिनिश गुड्स की स्टॉक यूनिट। 19,80,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000 इट इज 3,96,000 क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन। कितना आसान है, कितना आसान है। कैसे करोगे?
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड करोगे प्रोडक्शन की यूनिट का और मल्टीप्लाई करोगे क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स का, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें फिनिश गुड्स के स्टॉक का वैल्यूएशन मिल जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो हमें अब इसका रिजल्ट क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 19,80,000 में से अगर मैं माइनस करूंगा 3,96,000 तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगी 15,84,000, मतलब जितनी यूनिट मैंने सेल की उसकी कॉस्ट। हाँ, इसमें अब हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्वेश्चन में हमने उसको एज्यूम किया, तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल है ही नहीं, नहीं है तो लिखना भी नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में यहां दे रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इट इज 20 पर यूनिट सोल्ड, कितनी यूनिट हमने सेल की, पर यूनिट 20 रुपए। हमने कितनी यूनिट सेल की, हमने 8,000 यूनिट सेल की, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 1,60,000 इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो अब हमें क्या मिल गई, अब हमें मिल गई कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब टोटल कॉस्ट मिल गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गई 15,84,000 प्लस 1,60,000, 17,44,000 इज टोटल कॉस्ट। फिर हम लिखेंगे सेल्स, हमने कितनी यूनिट सेल की, हमने 8,000 यूनिट सेल की और हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो 300 रुपये, 300 हमारी सेलिंग प्राइस है। सो आवर सेल्स इज 24 एंड द डिफरेंस इज आवर प्रॉफिट। 17,44,000 इज टोटल कॉस्ट, 24 लाख इज सेल्स, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 6,56,000, 6,56,000 इज आवर प्रॉफिट। इजी। तो यहां पर क्वेश्चन में जो फैक्ट्री ओवरहेड दे रखी थी वो डायरेक्टली उसकी वैल्यू नहीं दे रखी थी, आपको दे रखा था प्राइम कॉस्ट का 20%, ठीक है, प्राइम कॉस्ट जो है उसका 20% कर लो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट जो आएगी उसका 10%, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट जितनी सेल की है पर यूनिट 20 रुपीज, तो जितनी यूनिट सेल की मल्टीप्लाई बाय 20, हमें क्या मिल गई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अमाउंट मिल गया। और उसके बाद हमने बना दी कॉस्ट शीट। रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही नहीं है, WIP का स्टॉक भी नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग भी नहीं है, फिनिश गुड्स का स्टॉक है, ओपनिंग में नहीं है बट क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक की हमें क्वांटिटी पता है, फिनिश गुड्स की कितनी है, हमने उसका वैल्यूएशन किया, और वैल्यूएशन करने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स यूनिट। तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर फिनिश गुड्स के स्टॉक का वैल्यूएशन मिल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स नहीं है तो आपको उसको वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैंने लिख दिया था इसलिए उसको आगे नील कर दिया, अगर नहीं है तो फिर आपको उसको नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए फटाफट से आप इसको अगर कंप्लीट नहीं किया है तो बिल्कुल इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये वाला कॉस्ट शीट का हाफ पोर्शन और ये का रिमेनिंग हाफ पोर्शन। इजी, ओके। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2, सबसे पहले तो हमने लिखा है रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ये स्टॉक हो गया आपका ओपनिंग, ये आपका स्टॉक हो गया क्लोजिंग। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, फिर WIP का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 70,000, क्लोजिंग दे रखा है 80,000,
डायरेक्ट वेजेज, ये मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल होमवर्क के लिए, आज होमवर्क पहले ही मिल रहा है, ठीक है, अभी तक तो एक है, और भी देंगे, ठीक है। डायरेक्ट वेजेज 50,000, फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 40% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। आराम से ध्यान से समझ के कि कौन सा किसका परसेंटेज है, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इक्वल्स टू 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रिपेयर कॉस्ट शीट। देखो मैंने इसमें सेल्स लिखी नहीं है, तो सेल्स है ही नहीं, है ना, सेल्स नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, वहां तक ही कॉस्ट शीट बनेगी, उसके आगे नहीं बनेगी क्योंकि सेल्स क्वेश्चन की डिटेल नहीं है। तो आप इसको एग्जाम्पल को लिख लीजिए और इसको आपको कंप्लीट करना है होमवर्क में। ओके चलिए, अब हम नोट करते हैं कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जो एक्सपेंडिचर तो होते हैं बट वो कॉस्ट शीट में आते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर है जो एक्सपेंडिचर तो है बट वो कॉस्ट शीट में नहीं आते। आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, P&L अकाउंट बनाया, आपने डेबिट साइड में बहुत सारे एक्सपेंडिचर लिखे, तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर, ऐसा नहीं कि सारे एक्सपेंडिचर कॉस्ट शीट में आते हैं, नहीं, बहुत सारे एक्सपेंडिचर कॉस्ट शीट में हम इंक्लूड नहीं करते। ऐसे कौन कौन से एक्सपेंडिचर है जिसको हम कॉस्ट शीट में लेते ही नहीं है, आप उसकी एक लिस्ट बना दीजिए। एक्सपेंसेस नॉट टेकन इन कॉस्ट शीट, एक्सपेंसेस, और यहां पर आप साथ में लिख सकते हो लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस। कुछ लॉस भी ऐसे हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आते, कुछ एक्सपेंसेस, कुछ लॉस ऐसे हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आते। कौन कौन से नहीं आते, लिस्ट बना लेते एक अच्छी सी। सबसे पहला एक्सपेंडिचर का नाम लिखो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कॉस्ट शीट में नहीं आता। सेकंड आप लिखो बैड डेट्स। बैड डेट्स एक तरीके का लॉस है, बैड डेट्स क्या, एक तरीके का लॉस, ये कॉस्ट शीट में नहीं आता। तीसरा डिस्काउंट, हम जो कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, हम जो कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं वो डिस्काउंट भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। अगर आपने डिविडेंड पेड, अगर आपने डिविडेंड पे किया है तो वो डिविडेंड जो आपने पे किया है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हो चाहे वो इक्विटी शेयर का डिविडेंड हो, वो भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपने जो भी पे किया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन का इंटरेस्ट हो चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट हो, किसी भी टाइप का इंटरेस्ट कॉस्ट शीट में नहीं आता। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट को सेल किया है और उसको सेल करने से आपको लॉस होता है तो वो लॉस भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया है और उसको सेल करने से अगर आपको लॉस होता है तो वो लॉस भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर हमने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। एनी
प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसेस, हमने अगर किसी एक्सपेंसेस का प्रोविजन बनाया, जैसे कि आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाया, तो वो भी कॉस्ट शीट में नहीं आते, एटसेट्रा। अच्छा, बहुत सारी इनकम ऐसी है जो हम ट्रेडिंग P&L बनाते समय तो कंसिडर करते हैं, बट वो कॉस्ट शीट में वो इनकम नहीं आती। इनकम या गेन नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। कुछ इनकम ऐसी है, कुछ गेन ऐसे हैं जो कॉस्ट शीट में हम इंक्लूड नहीं करते। फर्स्ट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ये कॉस्ट शीट में नहीं आता। इंटरेस्ट की इनकम, किसी भी तरीके का हमें इंटरेस्ट का इनकम हो रहा है तो वो इनकम भी कॉस्ट शीट में नहीं आती। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर आपने किसी फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया, जैसे हम बहुत बार करते हैं ना कि प्लांट एंड मशीनरी को बेचने से प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट हम P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बट कॉस्ट शीट में वो इनकम कंसिडर नहीं होती। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट को सेल किया है तो वो प्रॉफिट भी कॉस्ट शीट में नहीं आती। रेंट इनकम, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो वो रेंटल इनकम भी कॉस्ट शीट में नहीं आती, एटसेट्रा। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं, बहुत सारी इनकम ऐसी है जो एक्सपेंसेस या लॉस तो होता है, जो इनकम या गेन तो होता है, बट वो कॉस्ट शीट में हम इंक्लूड नहीं करते। बेसिकली कॉस्ट शीट क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है, मतलब बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होती है, केवल उसी कॉस्ट को कॉस्ट शीट में कंसिडर किया जाता है। बिजनेस ऑपरेशन का मतलब हो गया प्रोडक्शन करना, बिजनेस को एडमिनिस्टर करना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी करना, इससे रिलेटेड जो भी खर्चा होता है केवल उसी को कॉस्ट शीट में इंक्लूड किया जाता है। बाकी के जो एक्सपेंडिचर है, बाकी की जो इनकम है, वो हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। तो बिल्कुल आपको ये लिस्ट ध्यान में रखनी है कि ये अगर एक्सपेंडिचर आपको दे रखे हो तो इन सारे एक्सपेंडिचर को हमें कॉस्ट शीट में कहीं भी कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना। टाइम आ चुका है कि अब हम जो आपके पास नोट्स है, कॉन्सेप्ट वाले नोट्स, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए 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 क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, आप बिल्कुल आपके पास जो नोट्स है उसमें आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए देखिए। From the books of accounts of Messrs. X Enterprises, the following details have been extracted for the year ending March 31, 2018. From the under mentioned information, you are required to calculate prime cost, factory cost, total cost. ठीक है। Raw material का stock opening 1,88,000, closing 2 lakh. Material purchased during the year 832, direct wages paid 238, indirect wages 16,000. Salary to administrative staff 40,000, freight inward 32,000, freight outward 20,000, cash discount allowed 14,000, bad debts written off 18,800, repair to plant and machinery 42,400, rent rates tax factory का factory और rent rates tax office 6,400, traveling expenses, salesman salary and commission, depreciation on plant and machinery, depreciation on furniture, director fees, electricity charges, fuel for boiler, general charges और manager salary. The manager time is shared between the factory and the office in the ratio of 20:18. हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर के नाम दे रखे हैं।
सबसे पहले तो हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा कि इसमें से कौन कौन सा एक्सपेंडिचर फैक्ट्री ओवरहेड है, कौन कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है और कौन कौन सा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की कैटेगरी में जाए। तो सबसे पहले ये ही क्लासीफाई कर लेते हैं, देखिए है ना। सबसे पहले तो हमें मटेरियल का ओपनिंग, क्लोजिंग और परचेज दे रखा है, ये तो सब प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, प्राइम कॉस्ट में जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट वेजेज इट इज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। ये जो इनडायरेक्ट वेजेज है, ये इनडायरेक्ट वेजेज हमारी फैक्ट्री ओवरहेड है। इनडायरेक्ट वेजेज और इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के मटेरियल होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल तो प्राइम कॉस्ट में आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। फ्रेट इनवर्ड ये प्राइम कॉस्ट में जाएगा। फ्रेट इनवर्ड मतलब कैरिज इनवर्ड इज पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में जाएगा। मटेरियल की कॉस्ट में हमें इसको ऐड करना। फ्रेट आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फ्रेट आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। कैश डिस्काउंट आता ही नहीं है, कैश डिस्काउंट कॉस्ट शीट में आता ही नहीं है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कॉस्ट शीट में आता ही नहीं है। रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। रेंट, रेट्स, टैक्स फैक्ट्री का फैक्ट्री ओवरहेड में और ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, हम ये एज्यूम करते हैं कि फर्नीचर जनरली कहाँ होता है, ऑफिस में होता है, तो ऑफिस में उसका डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट होगा डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। डायरेक्टर फीस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। फ्यूल फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। जनरल चार्जेज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट है। मैनेजर की सैलरी को बांटना है, वैसे तो मैनेजर सैलरी लिखा हुआ होता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, बट यहाँ पर दे रखा है कि उसको फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव, फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में 20:80 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है, वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी सब जगह होती है, फैक्ट्री में भी होती है, ऑफिस में भी होती है, वेयर हाउस में भी होती है, बट कुछ दे नहीं रखा है तो हम इसको एज्यूम करते हैं कि फैक्ट्री में तो रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, ठीक है। तो ये हमने क्लासीफाई किए। अब क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं, एक अच्छी सी कॉस्ट शीट बना लेते हैं, मगर उससे पहले ये जो हमने कैलकुलेशन की है, फैक्ट्री ओवरहेड को हमें टोटल करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को टोटल करना पड़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की टोटल कर लेते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कर लेते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की टोटल कर लेते हैं। टोटल करने का मतलब ये हुआ कि इनका एक अलग से पहले वर्किंग नोट में स्टेटमेंट बना लेते हैं, कौन सा ओवरहेड कितना है, और उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना एक्सपेंडिचर कितना है, जिससे कि उसके बाद हम सबसे लास्ट में कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए इसको वर्किंग नोट 1 से बनाना। वर्किंग नोट 1 में हम बनाएंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को कैलकुलेट करना, ठीक है। आप लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट 1, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले हम कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड को। चलिए फटाफट से बनाते हैं, एक अच्छी सी फटाफट से एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, उसमें हम ऐड करेंगे परचेज को, इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेट इनवर्ड को, और इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल को, करेक्ट। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का हमें अमाउंट कितना दे रखा है, 1,88,000 दे रखा है, ये हमने लिखा 1,88,000। परचेज का अमाउंट हमें दे रखा है 832, ये हमने यहां लिखा 832। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमें दे रखा है 2 लाख,
ये हमने एक लाइन छोड़कर लिखा 2 लाख, और उसके बाद फ्रेट इनवर्ड का अमाउंट हमें दे रखा है 32,000, ये हमने यहाँ लिखा 32,000, और फिर इसका कर लेते हैं टोटल 188 प्लस 832 प्लस 32 माइनस 2 लाख 852, रॉ मटेरियल कंजम्पशन 852। ओके, इजी था। ओपनिंग स्टॉक दे रखा था, परचेज दे रखी है, फ्रेट इनवर्ड दे रखा है, तीनों को ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल को इसमें से हमने माइनस किया एंड द रिजल्ट इज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद में हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। अब हम एक अच्छी सी लिस्ट तैयार कर लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। कौन कौन से फैक्ट्री ओवरहेड है उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड की लिस्ट में डाल देते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करें। फैक्ट्री ओवरहेड की लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। शुरू से देखते हैं, शुरू से इनडायरेक्ट वेजेज हमें दे रखा है। इनडायरेक्ट वेजेज ये कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। चलिए 16,000 इनडायरेक्ट वेजेज, इनडायरेक्ट वेजेज 16,000। ओके, उसके बाद हमें यहाँ दे रखा है नेक्स्ट एक्सपेंडिचर जो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, इट इज रेंट। फैक्ट्री का रेंट 12,000, रेंट फैक्ट्री का 12,000, रेंट फैक्ट्री इट इज 12,000। ओके, उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट एक्सपेंडिचर बात करें, ये आएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 28,400, 28,400 डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज 48,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज 48,000, 48,000। उसके बाद हमारा आता है फ्यूल 64,000, हमारा एक्सपेंडिचर आता है फ्यूल 64,000। उसके बाद हमारा एक्सपेंडिचर आता है, जनरल चार्जेस नहीं आएगा, मैनेजर सैलरी। मैनेजर सैलरी वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाती है, बट यहाँ दे रखा है 20 और 80 के रेशियो में फैक्ट्री और ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ लिखेंगे मैनेजर सैलरी। मैनेजर सैलरी कितनी है? मैनेजर सैलरी 48,000, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, इट इज 9,600। और हमारे सारे फैक्ट्री ओवरहेड आ चुके हैं। टोटल कर लेते हैं 16,000 प्लस 12,000 प्लस 28,400 प्लस 48,000 प्लस 64,000 प्लस 9,600, इट इज 1,78,000। और यहाँ पर हम लगा देते हैं नोट। क्या नोट लगाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज एज्यूम्ड टू बी पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अब इलेक्ट्रिसिटी तो कहीं भी हो सकती है, बट हमने ये एज्यूम किया है कि वो फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, इसीलिए हमने उसको फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड किया है। ठीक है, ये हमारा बन गया वर्किंग नोट नंबर 2। और अब हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 लिस्ट प्रिपेयर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की हम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में सबसे पहले हमारा नंबर आता है किसका? सबसे पहले नंबर आता है सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इट इज 40,000। सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इट इज 40,000। सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इट इज 40,000। देन हम लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में, ये हो चुका है, अच्छा ये यहाँ पे। अब इसके बाद आएगा हमारा नंबर रेंट ऑफिस का 6,400, 6,400 रेंट ऑफिस, रेंट ऑफिस। उसके बाद हमारा नंबर आता है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,400, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इट इज 2,400, 2,400। नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है नंबर डायरेक्टर फीस 24,000, डायरेक्टर फीस 24,000, डायरेक्टर फीस 24,000। नेक्स्ट हमारा नंबर आता है मैनेजर सैलरी, जनरल चार्जेस 24,000, 24,000 जनरल चार्जेस, जनरल चार्जेस 24,000, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट इज मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी, मैनेजर की सैलरी 48,000 है, मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100, 38,400, और हम कर देते हैं इसकी टोटल 40,000 प्लस 6,400 प्लस 2,400, 24,000, 24,000 एंड 38,400, टोटल इज 135,200। ओके, अगर कहीं कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप लोग संभाल लेना भैया, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4 में आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में अगर देखें कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर आएंगे, तो चलिए बात करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की। ये हमारा एक्सपेंडिचर फ्रेट आउटवर्ड 20,000 का आएगा, फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड 24,000, देन नेक्स्ट 20,000, सॉरी, फ्रेट आउटवर्ड इज ओनली 20,000, देन नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इसमें हमें लेना है, अच्छा हमने एक एक्सपेंडिचर रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी को इंक्लूड नहीं किया, कहाँ पे, फैक्ट्री ओवरहेड में, रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी, इट इज रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी हमारा 42,400 है, इसको हमने नहीं इंक्लूड किया, बिल्कुल यहाँ पर इंक्लूड करेंगे तो अमाउंट टोटल गलत आ सकता है, गलत आएगा 178 में, अगर आप 42,400 को ऐड करोगे तो आएगा 220,400। हमने लिखा तो था उसको कि ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, बट यहाँ लिस्ट बनाते समय हमने उसको इंक्लूड नहीं किया, 2,20,400। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर देखो ये तो लेना ही नहीं है, ये लेना ही नहीं है, फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 12,400 आएगा इसमें, 12,400 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर आता है सेल्समैन सैलरी 33,600, 33,600 सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन 33,600। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट किसका नंबर आएगा, नेक्स्ट हमारा नंबर इसमें किसी का भी नहीं आता, सब कुछ हम ले चुके हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की लिस्ट बहुत छोटी है, 3 एक्सपेंडिचर ही इसमें आए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस, सैलरी, फ्रेट आउटवर्ड आएगा एक तो, दूसरा ट्रेवलिंग एक्सपेंस आएगा, सेल्समैन सैलरी आएगी, बिल्कुल 3 ही एक्सपेंडिचर है इसके अंदर। अब हम कर लेते हैं इसकी टोटल 20,000 प्लस 12,400 प्लस 33,600, इट्स टोटल इज 66,000। और अब क्या बनाएंगे, अब हम बनाने वाले हैं कॉस्ट शीट। फटाफट से इसकी एक अच्छी सी जोरदार सी कॉस्ट शीट बना लीजिए, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट। देखिए यहां पर फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, WIP का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, तब तो बहुत इजी काम हो गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हमें इंफॉर्मेशन को यहां पर लिखना ही है, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को लिखना ही है। चलिए सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे, बहुत लाइट कलर का पेन हो गया, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड,
रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट किया एंड इट इज 8,52,000, 8,52,000। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज हमारा है 2,38,000, 2,38,000। इस क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये हमें क्या मिल गई, ये हमें मिल गई प्राइम कॉस्ट, इट इज 10,90,000। इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को, जिसकी हमने वर्किंग नोट सेकंड में लिस्ट प्रिपेयर की। फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल अमाउंट होता है 2,20,400, तो हम यहाँ लिखेंगे 2,20,400। तो हमें क्या मिलेगी, वैसे तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट होती है, बट इस क्वेश्चन में WIP का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको डायरेक्टली फैक्ट्री कॉस्ट लिख सकते हो। 10,90,000 में प्लस करेंगे 2,20,400, इट इज़ 13,10,400। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अच्छा, क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में कुछ दे नहीं रखा है, तो इसीलिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि इट इज़ रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की टोटल होती है 135,200 और कुछ भी नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, नथिंग इज गिवन। सो इसीलिए 13,10,400 में अगर हम 135,200 को ऐड करेंगे तो 14,45,600 इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को लेस करते हैं, वो डिटेल है ही नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम अमाउंट हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, जिसकी हमने टेबल बनाई। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की हमने टेबल बनाई थी और उसका अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था 66,000। 66,000 इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स की टोटल 14,45,600 प्लस 66,000, इट इज 15,11,600। 15,11,600 इज टोटल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप इसको कर लीजिए नोट और हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं, आपको जहां जहां भी कंप्लीट करना है आप वहां पर वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर लिख लीजिए, फिर आगे लिखिए। ओके, चलिए, तो इजी क्वेश्चन था। इसमें हमने कैश डिस्काउंट को कंसीडर नहीं किया क्योंकि कॉस्ट शीट में कैश डिस्काउंट को कंसीडर नहीं करते हैं। बैड डेट्स को भी कंसीडर नहीं किया क्योंकि बैड डेट्स को भी हम कॉस्ट शीट में कंसीडर नहीं करते हैं। और बाकी जो भी एक्सपेंडिचर थे, जो भी एक्सपेंडिचर प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड है, वो सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड होते हैं। ऑफिस से जो रिलेटेड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में, और मार्केटिंग और सेलिंग से जो रिलेटेड ओवरहेड है उसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये नवंबर 2004 के एग्जाम में आ चुका है। पॉपे कंपनी इज ए मेटल एंड वुड कटिंग मैन्युफैक्चरर सेलिंग प्रोडक्ट टू द होम कंस्ट्रक्शन मार्केट। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2004। एक कंपनी है जो मेटल और वुड कटिंग का काम करते हैं, मेटल को कटिंग करने का काम करते हैं, वुड को कटिंग करने का काम करते हैं। अब उसकी डिटेल दे रखी है आपको। सैंड पेपर 5000, मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट 1,75,000, लुब्रिकेंट एंड कूलेंट 12,500, मिसलेनियस इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर 1 लाख, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर 7,50,000, डायरेक्ट मटीरियल 1 अक्टूबर एंड डायरेक्ट मटीरियल 31 अक्टूबर, फिनिश गुड्स 1 अक्टूबर। ये जो यहाँ पर डेट दे रखी है सबसे ऊपर ये 2004 बाय मिस्टेक है, इट इज 2018, इट इज 2018। डायरेक्ट मटेरियल 1 अक्टूबर 2018 1 लाख, डायरेक्ट मटेरियल 31 अक्टूबर 2018 125, फिनिश गुड्स 1 अक्टूबर 2018, फिनिश गुड्स 31 अक्टूबर 2018, WIP 1 अक्टूबर, WIP इसका मतलब ये जो दे रखी है डिटेल ये रॉ मटेरियल का, WIP का और फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में दे रखा है। प्लांट लीजिंग कॉस्ट, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन प्लांट इक्विपमेंट, फायर इंश्योरेंस ऑन प्लांट इक्विपमेंट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड, सेल्स रेवेन्यू, मार्केटिंग प्रमोशंस, मार्केटिंग सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और कस्टमर सर्विस कॉस्ट। रिक्वायर्ड प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट विथ ए सेपरेट सपोर्टिंग शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मतलब आपको कॉस्ट शीट अलग से बनानी है और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाना है। फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स इंडिकेट बाय V और F वेदर each is basically a variable cost or a fixed cost where the cost object is a product unit। आपको मैन्युफैक्चरिंग आइटम से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है उसको आपको बताना है कि ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है। अगर वेरिएबल है तो उसको आपको V आगे ब्रैकेट में V लिखना है, और अगर ये फिक्स्ड है तो आपको आगे ब्रैकेट में उसके F लिखना है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो चलो इस पूरे क्वेश्चन में कोई है ही नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखे हैं मगर उसके बारे में नहीं बताना है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं उसके बारे में हमें लिखना है कि ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं क्लासीफाई करना। देखो सैंड पेपर जो होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड होता है। सैंड पेपर इज फैक्ट्री ओवरहेड एंड इट इज वेरिएबल कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड होता है और ये वेरिएबल है। सैंड पेपर होता है मेटल और वुड को क्लीन करने के लिए काम आता है, तो ये क्या है, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। और ये एक्सपेंडिचर मैन्युफैक्चरिंग जितना होगा उसी के अकॉर्डिंगली चार्ज होगा, इसीलिए ये एक्सपेंडिचर क्या हो गया, वेरिएबल। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो ये एक्सपेंडिचर भी नहीं लगेगा, तो ये फिक्स नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल है। मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट, इट इज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मटीरियल को परचेज करते समय मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट इनकर होती है, तो ये पूरा का पूरा मटीरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और वो मटीरियल की कॉस्ट अल्टीमेटली हम कहाँ लिखेंगे, प्राइम कॉस्ट में लिखेंगे। ल्यूब्रिकेंट एंड कूलेंट, ये मशीन में काम आता है। ल्यूब्रिकेंट और कूलेंट का यूज किस में होता है, मशीन में होता है। इट इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड और ये एक्सपेंडिचर भी वेरिएबल है। प्रोडक्शन जितना होगा उसके अकॉर्डिंगली ल्यूब्रिकेंट और कूलेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड है। मिसलेनियस इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, इट इज फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट लेबर इज ए पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड और ये फिक्स्ड है। जनरली जो इनडायरेक्ट वर्कर्स होते हैं उनको हम टाइम बेसिस पे सैलरी देते हैं, उनको वेजेस तो नहीं होती, उनको क्या होती है, सैलरी होती है। एंड सैलरी जनरली टाइम बेसिस पे की जाती है, इसीलिए वो खर्चा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, ये तो प्राइम कॉस्ट में आएगा। फिर तो हमें स्टॉक दे रखा है। अच्छा, प्लांट लीज करने की कॉस्ट, मतलब हमने प्लांट को लीज पे लिया, उसका कॉस्ट लगी, इट इज फैक्ट्री ओवरहेड एंड ये एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट इक्विपमेंट, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है और ये एक्सपेंडिचर भी फिक्स्ड होता है। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन प्लांट इक्विपमेंट, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है और ये भी फिक्स्ड है। फायर इंश्योरेंस
भी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है और ये भी फिक्स्ड ओवरहेड है। डायरेक्ट मटेरियल परचेज ये तो प्राइम कॉस्ट में आ जाएगा जब हम रॉ मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करेंगे। सेल्स तो चलो ठीक है। मार्केटिंग प्रमोशन इट इज, ये जो बाकी के जो 4 एक्सपेंडिचर है ये सारे के सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है। मार्केटिंग प्रमोशन भी, मार्केटिंग सैलरी भी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी और कस्टमर सर्विस कॉस्ट भी, ये सारे के सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है। हमें केवल और केवल फैक्ट्री ओवरहेड, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इनके बारे में ही बताना है कि ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं, बट उससे भी पहले हम फैक्ट्री ओवरहेड की लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और उससे भी पहले हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो आप लिखिए सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 1 लाख। इसमें ऐड करेंगे परचेज को। परचेज इज 11,50,000। इसमें ऐड करेंगे मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज 1,75,000 और इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल इज 1,25,000, 1,25,000। Result is raw material consumed 1 lakh, 11,50,000, 175, 125. Raw material consumed is 13 lakh. ओपनिंग स्टॉक, परचेज दे रखी थी, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट परचेज से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है इसीलिए हमने उसको रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड किया। एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इट इज मटेरियल कंज्यूम्ड। वर्किंग नोट नंबर 2, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। सबसे पहले हम लिखते हैं सैंड पेपर 5,000 और ये एक्सपेंडिचर क्या है, वेरिएबल 5,000। उसके बाद में ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट एंड कूलेंट, ये भी वेरिएबल है, इट इज 12,500, 12,500। नेक्स्ट इज indirect labor cost, it is 1 lakh, indirect labor। ये एक्सपेंडिचर हो गया आपका फिक्स्ड और इसका अमाउंट होगा 1 लाख। चलिए यहां लिख देते हैं 1 लाख। ओके, नेक्स्ट हमारा एक्सपेंडिचर आता है प्लांट लीजिंग कॉस्ट 135, प्लांट लीजिंग कॉस्ट ये भी फिक्स्ड है और 135। डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये भी फिक्स्ड है और इसका अमाउंट है
90,000। नेक्स्ट है 10,000 प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी टैक्स प्लांट एंड मशीनरी, ये भी फिक्स्ड है। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंडिचर है फायर इंश्योरेंस 7,500, फायर इंश्योरेंस ये भी फिक्स्ड है 7,500। आई थिंक हमने सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड को यहां पर कंसिडर कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम इसको आगे इसकी करते हैं टोटल। 5,000, 12,500, 1,00,000, 135, 90,000, 10,000 and 7,500। 3,60,000 is factory overhead total। ओके इसके बाद में हम एक लिस्ट बना लेते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की। उसमें वेरिएबल और फिक्स लिखने की जरूरत नहीं है। वर्किंग नोट थर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसकी लिस्ट बनाते हैं। इसमें हम लिखते हैं फर्स्ट मार्केटिंग प्रमोशन 1,50,000। वैसे मैं इसमें करना नहीं है कि क्या फिक्स्ड और क्या वेरिएबल, बट अगर करना होता तो मार्केटिंग प्रमोशन का जो खर्चा है वो फिक्स्ड होता है, वेरिएबल नहीं होता। मार्केटिंग प्रमोशन जनरली मार्केटिंग प्रमोशन का खर्चा कितना है 1,50,000। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंडिचर है मार्केटिंग सैलरी 2,50,000, ये भी फिक्स्ड है 2,50,000 मार्केटिंग सैलरी। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंडिचर है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 175, ये भी वेरिएबल है 35 डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंडिचर है कस्टमर सर्विस कॉस्ट, इट इज वेरिएबल। ये कस्टमर जितने होंगे उसके हिसाब से ये कॉस्ट चार्ज होगी, इसीलिए ये वेरिएबल कॉस्ट है 2,50,000 कस्टमर सर्विस कॉस्ट, कस्टमर सर्विस कॉस्ट। एंड नाउ इट्स टोटल 1,50,000, 2,50,000, 175,000 and 2,50,000। टोटल इज 8,25,000। अब हम प्रिपेयर करते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट हमें यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, तो कॉस्ट शीट भी हम जो यहाँ बनाएंगे वो भी वर्किंग नोट का पार्ट होगी। कॉस्ट शीट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, एक ही बात है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इसको हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट नंबर 1 में एंड इट इज 13 लाख। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम जो होता है ना वो वेरिएबल होता है, इट इज वेरिएबल 13 लाख। डायरेक्ट वेजेज ये भी वेरिएबल है, और डायरेक्ट वेजेज का अमाउंट कितना है? डायरेक्ट वेजेज का अमाउंट यहाँ दे रखा है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, इट इज 7,50,000, 7,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट गिवन, सो इट इज प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट 20,50,000। हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड की हमने लिस्ट बनाई और फैक्ट्री ओवरहेड की लिस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल है 3,60,000। सो वी राइट हियर 3,60,000। इट इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट टोटल इज 24,10,000,
हम उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, और हम इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस है हमारा 25,000, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस है हमारा 35,000। तो 25,000 बोले तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, और 35,000 क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को हम माइनस करेंगे। तो बोले तो हमें क्या मिलेगा इससे, हमें इससे मिलेगी फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिलेगी, फैक्ट्री कॉस्ट। लास्ट क्वेश्चन में WIP का स्टॉक नहीं था, तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको सीधा आपको क्या लिखना है, फैक्ट्री कॉस्ट। बट अगर WIP का स्टॉक है तो फिर आपको WIP स्टॉक का एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा उसको हमें लिखना है फैक्ट्री कॉस्ट। इट इज 24 लाख फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, बट इस क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ही नहीं। जब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ही नहीं तो जो फैक्ट्री कॉस्ट आपने कैलकुलेट की इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्ट्री कॉस्ट आपने कैलकुलेट की वो ही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इसमें हम ऐड करने वाले हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नहीं है, पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी नहीं है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप को माइनस करते हैं वो भी नहीं है। तो इसीलिए अब हम सीधा एडजस्टमेंट इसमें करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को हम लेस करेंगे, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगी। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स है हमारा यहाँ पे 2,50,000 और क्लोजिंग है 3,75,000। 2,50,000 और क्लोजिंग है 3,75,000, एंड द रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 24 lakh plus 2,50,000 minus 3,75,000, इट इज 22,75,000। इसमें हम ऐड करने वाले हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हम ऐड करने वाले हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का जो अमाउंट है वो है 825। 825 को हम ऐड करने वाले, तो इससे हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 31 लाख। 31 लाख हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, और ये हमने टोटल कॉस्ट तो कर लिया। वैसे सेल्स दे रखी है, हम इसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन में क्या रखा है, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करो। तो चलिए हम इसके बाद में यहां बना देते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट ये हमारा ए पॉइंट का आंसर है। इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स में से माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट को, तो हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो मिल जाएगा। हमारी सेल्स कितनी है, हमारी सेल्स हमें यहाँ पर दे रखी है 34 लाख। 34 लाख इज आवर टोटल सेल्स एंड आवर टोटल कॉस्ट इज 31 लाख लेस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हैं या फिर इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हम लिख सकते हैं। टोटल कॉस्ट 31 लाख, सो प्रॉफिट इज 3 लाख। प्रॉफिट इट इज 3 लाख रुपीज। ओके, तो ए पॉइंट हो गया हमारा, और बी पॉइंट भी हमने सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। फर्स्ट पॉइंट का आंसर है फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट हम एक्सपेंसेस को बाइफरकेट कर चुके हैं कि कौन सा वेरिएबल है और कौन सा फिक्स्ड है। फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग आइटम, यहाँ पर हम एक बार वापस से मैन्युफैक्चरिंग आइटम के बारे में लिख देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल ये हमारा वेरिएबल है। डायरेक्ट वेजेज
ये भी हमारा वेरिएबल है। फैक्ट्री ओवरहेड को दो पोर्शन में हम डिवाइड कर देते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल कितना है और फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स कितना है, तो ये भी हम यहाँ पर अलग अलग करके लिख देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 13 लाख एंड इट इज टोटली वेरिएबल कॉस्ट 13 लाख। डायरेक्ट, सेकंड नंबर डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ऑल्सो वेरिएबल एंड इट्स अमाउंट इज 7,50,000 7,50,000 डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड को हमने वेरिएबल और फिक्स में यहाँ पर अलग अलग तो किया है, ऐसा करते हैं वेरिएबल टोटल कर लेते हैं। वेरिएबल 50,000 सैंड पेपर, लुब्रिकेंट एंड कूलेंट 12,500, देन बाकी सारे फिक्स्ड है। तो 62,500 इज फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल हमारा 62,500 है। 62,500 इज वेरिएबल एंड रिमेनिंग इज फिक्स्ड। तो टोटल जो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड थे 3,60,000, उसमें से अगर मैं 62,500 को माइनस कर देता हूं तो मुझे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएंगे विच इज 2,97,500। करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। आप फटाफट से, अगर कुछ पेंडिंग है तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद में उसको कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको 1 बाय 1 करके एक एक बताता जाता हूँ। जहाँ पर आपको लिखना पेंडिंग है वहाँ पर आप पॉज करके उसको कंप्लीट कर लेना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आपको पूरा बता देता हूं और इस क्वेश्चन को आप करोगे होमवर्क में। आज के 2 क्वेश्चन होमवर्क होंगे, एक मैं पहले आपको लिखा चुका हूं, वो आपको होमवर्क में करना है और इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में करोगे। ये पूरा क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, the following information has been obtained from the records of ABC Corporation for the period from June 1st to 30th June. Raw material का opening stock 60,000 and closing stock 50,000. Opening stock, closing stock दे रखा है raw material का। WIP का भी opening stock, closing stock दे रखा है 12,000 और 15,000। फिनिश गुड्स का भी हमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 90,000 एंड 1,10,000। ये तीनों तो हो गए हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का, WIP का और फिनिश गुड्स का। रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द जून 2020। चलिए, ये हमें रॉ मटेरियल परचेज दे रखी है, वेजेज पेड दे रखी है, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन दे रखे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखे हैं, और हमें सेल्स भी दे रखी है। प्रिपेयर स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हमें स्टेटमेंट बनाना है, मतलब वो ही आपको कॉस्ट शीट बनानी है। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना है, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है, और नेट प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करना है। बिल्कुल बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल में दे रखा है क्वेश्चन आपका। अच्छा, रॉ मटेरियल का देखो, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाओगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज हमें दे रखी है, रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल को लेस करोगे तो आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा, जो कि कॉस्ट शीट में सबसे पहले आएगा। फिर आप इसमें डायरेक्ट वेजेस लिखोगे 2,40,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट गिवन इन क्वेश्चन, ओके ठीक है। हमें क्या मिल गई, प्राइम कॉस्ट मिल गई, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करोगे तो हमें क्या मिल गई, हमें ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट की वैल्यू मिल गई, उसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो हमें क्या मिल गई, हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिल गई, उसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, वह कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का लेस करेंगे, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू मिलेगी, उसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, तो हमें टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगी। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे हम उसमें सेल्स एंड द डिफरेंस इज प्रॉफिट और लॉस। तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। हम नेक्स्ट क्लास में पहले जो दोनों होमवर्क के क्वेश्चन है उसको चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको बिल्कुल जितना भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ आपको उसको कंप्लीट करना है, और धीरे धीरे इस तरह से करेंगे तो हर एक चैप्टर पर हमारी अच्छी ग्रिप बनेगी, ठीक है। तो आज की क्लास अब एंडिंग में हम क्या करते हैं, हम एंडिंग में आज का हेलीकॉप्टर शॉट, मतलब आज जो हमने पढ़ा उसका प्रॉपर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट इज प्राइम कॉस्ट, ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, रिजल्ट इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, रिजल्ट इज फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, ऐड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी, और उसमें से लेस करते हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, एंड ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसमें मार्केटिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करते हैं, रिजल्ट आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके बाद में लिखते हैं सेल्स, तो डिफरेंस आता है उसको कहते हैं प्रॉफिट या लॉस। बहुत सारे एक्सपेंसेस और बहुत सारी इनकम ऐसी होती है जो हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। कौन कौन से एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो हम कॉस्टिंग में लेते ही नहीं है, हमने एक लिस्ट पढ़ी। इनकम टैक्स को हम कॉस्ट शीट में कंसिडर नहीं करते, बैड डेट्स को कंसिडर नहीं करते, डिस्काउंट, ये जो कैश डिस्काउंट होता है उसको हम कॉस्ट शीट में कंसिडर नहीं करते। अगर किसी एसेट को बेचने से लॉस होता है, इन्वेस्टमेंट को बेचने से लॉस होता है, तो वो लॉस भी हम कॉस्ट शीट में कंसिडर नहीं करते। इंटरेस्ट, चाहे शॉर्ट टर्म लोन पर इंटरेस्ट हो, चाहे लॉन्ग टर्म लोन पर इंटरेस्ट हो, उस इंटरेस्ट को भी हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। डिविडेंड, अगर आपने डिविडेंड दिया है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हो, चाहे वो इक्विटी शेयर का डिविडेंड हो, उसको भी हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। इसके अलावा ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर हमने किसी रिजर्व में ट्रांसफर किया है उसको भी हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। किसी भी टाइप का आपने प्रोविजन बनाया, चाहे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो, चाहे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हो, चाहे प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, चाहे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो, हम उन प्रोविजन को कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। कॉस्ट शीट में हम प्रोडक्शन और सेलिंग से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कंसिडर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को भी उसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। बहुत सारी इनकम ऐसी है जो हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। कौन कौन सी इनकम? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको भी हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। अगर हमें इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, चाहे वो एफडी पर इंटरेस्ट की इनकम हो, चाहे हमने किसी को एडवांस दिया उस पर इंटरेस्ट मिला हो, वो इंटरेस्ट भी कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। इसके अलावा हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते रेंटल इनकम, अगर हमने किसी एसेट को रेंट पे दिया है तो वो रेंट की इनकम भी हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते, राइट। उसके बाद में हमने आज किया क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर दे रखे थे।
हमने पहले तो अलग अलग किया कि इसमें फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितने हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने हैं, और उसके बाद में हमने एक अच्छी सी कॉस्ट शीट प्रिपेयर की। देन हमने फिर क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंडिचर डिटेल दे रखी थी, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं दे रखे थे। फैक्ट्री ओवरहेड कौन कौन से हैं उसको हमने अलग किया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कौन कौन से हैं उसको हमने अलग किया, और फिर हमने बना दी एक अच्छी सी कॉस्ट शीट, और उसके बाद में बना दिया इनकम स्टेटमेंट। फिर हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ा है, समझा है, और मैंने आपको बताया है, और ये क्वेश्चन आपको क्या करके करना है, होमवर्क में करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड और आज जो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखा था जिसको मैंने आपको होमवर्क में दिया, दोनों कल आप कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले तो उसी को डिस्कस करेंगे, उसका आंसर आपने क्या कैलकुलेट किया वो डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर का अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये अभी तक थोड़े इजी क्वेश्चन है, बट थोड़े से क्वेश्चन, हल्के से क्वेश्चन, थोड़े से टिपिकल होंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।